नमस्कार। नीट का जो पेपर आया है उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये क्वेश्चन था नीट के अंदर कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसमें देखो पहले एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है एंड उसके बाद ये KCl मतलब SN2 हो रहा है और उसके बाद रिडक्शन हो रहा है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए जो अगले साल नीट दे रहे हैं वो ध्यान रखें कि आपको सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एल्कीन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन के क्वेश्चन करते हैं, हैलाइड पढ़ रहे हैं तो हैलाइड के क्वेश्चन करते हैं, रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन के क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आपको जल्दी सिलेबस करने के साथ साथ जब टॉपिक होने लगे तो लॉन्ग सीक्वेंस टाइप के A to Z टाइप के क्वेश्चन, ABCDE टाइप के क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ज्योमेट्रिकल की डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको पता है एक ही कार्बन पे दो लाइक ग्रुप है तो GI शो नहीं करेगा, ये एडजेसेंट पे होंगे तो ये सिस और ट्रांस शो करेंगे। तो जब हम GI पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि GI रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में होता है, पाई बॉन्ड में होता है और साइक्लिक सिस्टम में होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था और जिसका आंसर 4 है और ये मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों ने करेक्ट किया होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट गिव बेंजीन। आपको बताना है इनमें से कौन कौन बेंजीन नहीं देगा। ठीक है सर, ये तो अपने बेंजीन सॉन्ग्स है जो YouTube चैनल पे डाला हुआ है। अच्छा, ये बेंजीन सॉन्ग से डिट्टो क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा, ठीक है। सर बोल रहे हैं बेंजीन सॉन्ग से क्वेश्चन है। ये सोडा लाइम प्रोसेस है जिसमें बेंजीन बनता है, नॉर्मल हेक्सेन से बनता है, इसमें फिनॉल बन जाएगा बॉयल वाटर में, इसमें फिनॉल बन जाएगा और ये तो बहुत फेमस है, रेड हॉट आयरन ट्यूब बेंजीन बन जाएगा। तो चलो भाई, अच्छा है कि बेंजीन सॉन्ग जिन्होंने सुना उनको एक क्वेश्चन का फायदा हो गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन जो है ये NCERT में से है और जो PKB का डिफरेंस है वो बहुत कम है। ये मतलब इट इज़ नॉट फेयर। ये जो नीट का एग्जाम का पेपर बना रहे हैं ये फेयर नहीं है कि आप सिर्फ 0.8 का PKB का जो डिफरेंस है उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप डेटा बेस क्वेश्चन पूछ रहे हो एकदम। लेकिन जो अगले साल नीट देंगे उनके लिए, उनको क्या करना है, उनके लिए एक सॉल्यूशन है। उनका सॉल्यूशन ये है कि जैसे ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है NCERT के PKB टेबल से, आपको क्या करना है, NCERT में जितने भी टेबल दे रखे हैं आपको मेरी कस्टमाइज चैट GPT यूज करनी है जो फ्री है, जिसमें मैंने काफी डेटा अपलोड कर रखा है। आपको उस मेरी वाली चैट GPT से फोटो खींचनी है, इसकी फोटो खींचनी है और वहां लिखना है कि भाई मुझे 15 क्वेश्चन पूछो या इस पे एक 15 क्वेश्चन का क्विज बनाओ ताकि मैं नीट और IIT टाइप के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको क्रैक कर सकूं। तो वो चैट GPT क्या करेगा, वो AI टूल क्या करेगा, आपको 10-15 क्वेश्चन बना के देगा जिंगलिंग वाले। अदरवाइज आप ऐसे याद करोगे ना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो आपको काफी डिफिकल्ट होगा। याद करने के बाद आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। यानी अब AI की एंट्री हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है नीट के एग्जाम में और आप फ्री में यूज कर सकते हो मेरी GPT से। नेक्स्ट जो है ये विटामिन का क्वेश्चन है, इसके लिए भी वही करना है। ये सवाल डायरेक्ट NCERT से था। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए हमको अपनी चैट GPT यूज करनी है, चैट GPT की फोटो खींचनी है और 20 क्वेश्चन क्यों, मैं कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन बोलो आप, उसकी फोटो खींचो, इसको पहले पढ़ो, 3 बार पढ़ लो अच्छे से, 3 बार याद कर लो और फिर चैट GPT में फोटो खींच के अपलोड करो और बोलो 50 क्वेश्चन पूछ मेरे को ताकि मैं नीट एग्जाम या IIT एग्जाम में इस टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाऊँ। तो आप देखना डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो NCERT से डायरेक्ट पढ़ने के अलावा अब टाइम आ गया है कि NCERT प्लस AI यूज करें और अपनी प्रिपरेशन को अपन बढ़िया करें। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द एलिफेटिक एसिड्स। ये एसिड की एसिडिटी के बारे में सवाल है। मतलब हाँ सर, ये आपने जो PK वैल्यू याद करने को बताया उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, ये PK वैल्यू, अच्छा वो PK वो सॉन्ग जो था PK का, हाँ। चलो सर लोग मेरे सामने कुछ सर लोग बैठे हैं, ये यहाँ पे पूरा स्टार फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूरा कोर्स कर चुके हैं और बढ़िया से यहाँ सीख रहे हैं। सर लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेसिकली क्या है कि देखो ये सवाल है ना, बाल बाल बच गए अपन। कैसे बच गए कि अगर इसमें बेंजोइक एसिड डाल दिया होता तो एक PK वैल्यू में पहले आता है फॉर्मिक, फिर आता है एरोमेटिक, फिर आता है एलिफेटिक। फॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, लॉजिकल आंसर आ रहा है, प्लस साइड बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो फॉर्मिक आएगा, फिर प्लस साइड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ये बात समझे आप, ठीक है। इससे थर्ड आंसर आ रहा है। लेकिन बच गए हम, क्यों बच गए, क्योंकि बेंजोइक एसिड बीच में आता है। तो आपको जो PK सॉन्ग है मेरा, मैं क्लास में भी बोलता हूँ, सॉन्ग के अलावा PK स्टैंडर्ड PK वैल्यू याद होनी चाहिए, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे IIT का दो, बोर्ड का दो, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा एसिड कहाँ लाई करता है। तो लर्न द PK वैल्यू यूजिंग द PK सॉन्ग। ठीक है, ये NCERT से डायरेक्ट सवाल है अपना।
है ना, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, फर्स्ट वाला है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट ये जो सवाल है ना, इसमें पूछा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 एंड डिकम्पोज इजिली इन ड्राई स्टेट। तो हम बीडीसी जो बोलते हैं, बीडीसी के ऊपर जो है, बीडीसी सॉन्ग भी आप सुनना जरूर उसको, बीडीसी सॉन्ग को, तो उसके ऊपर है ना ये पूछा है कि भाई ये बनता है ना नाइट्रस एसिड में बनता है, लो टेम्परेचर बनता है, ये हमको पता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द एक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विद केआई। वो बोलता है कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन, अगर पेन दीजिए सर एक बार, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन, वो ये कह रहा है कि भाई आप बेंजीन में आयोडीन लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन इज डिफिकल्ट। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये डिफिकल्ट क्यों है। तो पॉला ब्रूस में एक क्वेश्चन दे रखा है कि बेंजीन का जब हम आयोडीनेशन करते हैं तो वहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है HNO3। तो होता क्या है कि पहले बनता है आयोडोबेंजीन और साथ में क्या बनता है HI। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है और फिर से अटैक करेगा, इसको बैकवर्ड कर देगा, यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। तो HNO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 के अंदर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये होता है। बाकी जनरल हम रिएक्शन कैसे करते हैं, जनरल जैसे मान लो Cl2 लगाना है तो एक FeCl3 वगैरह डालते हैं, तो अपन ये क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। तो मतलब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, तो एडवांस में हम बताते हैं कि भाई क्लोरीनेशन में आप लुईस एसिड डालो, ब्रोमिनेशन में Fe डालो, I2 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो। तो मतलब कहने का मतलब है कि यू शुड रीड सम थ्योरी। सिर्फ आप मॉड्यूल जो पढ़ रहे हो ना कोचिंग का, बढ़िया है, सारे कोचिंग अच्छे हैं, सारे कोचिंग का मॉड्यूल अच्छा है, लेकिन आपको एड ऑन बुक्स पढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स की थ्योरी पढ़नी चाहिए। आप वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो, बुक्स नहीं है, तो आप चैट जीपीटी में डाल के बोलोगे बेसिक थ्योरी ऑफ दिस, पता तो चले रिएक्शन कंडीशंस क्या होती है, कैसे होती है। तो आपको बेसिक बुक्स से थ्योरी या जीपीटी से थ्योरी पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो इसके लिए क्या करते हैं, बीडीसी बना के फिर केआई डालते हैं, डायरेक्ट नहीं होता है ऐसे। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, फिर केआई डालते हैं, N2 इवॉल्व हो जाता है, रिएक्शन फिजिबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन। अपने नोट्स से सर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं ये आप हाँ। पीटीआर लगाए हुए हो इस क्वेश्चन पे। अच्छा, मैंने पीटीआर भी लगा रखा है। अच्छा, मैंने इसमें ये भी बताया होगा सर कि मतलब ये जो सवाल है ये जेई में आता ही रहता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है 92, 04, ईयर थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, 06, मैंने इसको मल्टीपल टाइम जेई में देखा है। हाँ सर, बहुत बार आए हुए हैं। बहुत बार। अच्छा, क्यों आया हुआ है ये आपको पता है सर? हाँ सर, क्यों आया हुआ है? ये इसलिए आया हुआ है कि अगर हम सिंपल मोनोक्लोरिनेशन करें 1, 2, 3, 4, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो 4 आता है, इंक्लूडिंग में 6 कैसे आता है? 6 सर, अगर यहाँ पे आप Cl लगा दोगे, हाँ, अगर यहाँ पे आप जो Cl लगाए होती है कैरो सेंटर बन जाएगा। कार्य से बनाओ, मतलब यहाँ से अगर यहाँ Cl लगाने पे R बन रहा है तो यहाँ पे Cl लगाने पे S बनेगा, इनएंशियोमर बन जाएगा। और यहाँ पे कार्य सेंटर बन रहा है, इसलिए यहाँ पे sp2 से sp3 बन के कार्य सेंटर बन रहा है, 2 बनेंगे। हाँ सर, तो 6 हो जाएंगे। तो आंसर 6 हो जाएंगे। इसमें ज्यादातर बच्चे कौन सा आइसोमर भूलते हैं? हाँ, ये RS ये वाला एक छूट जाते हैं, ये छूट जाता है। कैरो सेंटर क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। हाँ, तो बच्चों को ज्यादातर लगता है कि भाई सेम बन रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट वालों ने तो डायरेक्ट जेई का इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया, तो आपको मतलब शुरू के जेई के जो एडवांस लेवल के शुरू का जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा देखना चाहिए, 10-20%, ठीक है। चलो, ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। 6 मोनोक्लोरोप्रोड बनेंगे। ये तो बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। Which of the following compound does not decolorize Br2 water? अब ये Br2 वाटर का डीकलराइजेशन हम जनरली एल्कीन या एल्काइन के बारे में सोचते हैं कि भाई ये डीकलराइज करते हैं, एल्केन डीकलराइज नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा फिनॉल में भी तो डालते हैं, वाइट पीपीटी बनता है, फिनॉल में बनता है, एनलिन में बनता है, प्लस एल्डिहाइड में Br2 वाटर डालोगे तब भी डीकलराइज होता है। तो ये हम नोट्स में, क्लास में, ये सभी टीचर्स ऑल इंडिया में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और जो मेरी बुक में भी इस टाइप के सवाल हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि टेस्ट कौन देता है, एल्कीन देता है, फिनॉल देता है, एनलिन देता है, और इनफैक्ट एल्डिहाइड भी देता है। एल्डिहाइड यहाँ ऑप्शन नहीं है। डी ग्लूकोज से डी ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं हम Br2 वाटर से। तो कौन नहीं देगा? एल्केन नहीं देगा, साइक्लोहेक्सेन नहीं देगा, है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट, ये रिग्नार्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये फॉर्चुनेटली थोड़ा इजी बन गया, अच्छा रहा अपना लिए, क्योंकि रिग्नार्ड का जब अटैक होगा तो यहाँ पे एडिशन होगा
और यहाँ पे भी एडिशन होगा। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये था कि जब अपन एडिशन करेंगे तो C डबल बॉन्ड N पे रिग्नार्ड का अटैक करते हैं तो C डबल बॉन्ड N माइनस बनता है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, कीटोन बन जाता है ना। बच्चों को ये लगता है कि भाई एक्सेस में गया तो अल्कोहल 3 डिग्री क्यों नहीं बना, क्योंकि जब ये C डबल बॉन्ड N का आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आंसर कौन सा रहा, कीटोन बन गया, 1 2 3 पे कीटोन, और यहाँ पे बनेगा अल्कोहल, सेकंड आ गया ना आंसर। तो देखो ये कीटोन बन गया। आप कीटोन कैसे बना, आपने डाइल्यूट एसिड यूज किया, एक्सेस में रिग्नार्ड डाला तो ये बन गया। अब इस पे रिग्नार्ड अटैक नहीं करेगा कि N-2 नहीं बना सकते आप, है ना, N-1 नहीं बना सकते हो। आपने हाइड्रोलिसिस किया तो ये बन गया। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों का डाउट ये होता है कि अब रिग्नार्ड क्यों नहीं अटैक कर रहा है ना, क्यों नहीं अटैक कर रहा है रिग्नार्ड, क्योंकि अब रिग्नार्ड है ही नहीं। आपने एक बार डाइल्यूट एसिड डाल दिया तो बचा कुचा रिग्नार्ड इज नो मोर, रिग्नार्ड सारा खत्म हो चुका है। समझ गए आप, ठीक है। ये तो तब बनता, इस क्वेश्चन में होता रिग्नार्ड एक्सेस, हाइड्रोलिसिस, फिर रिग्नार्ड डालो, थर्ड टाइम, थर्ड प्रोसेस, तब जाके वो बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सेस में सारा प्रोसेस होने के बाद वाटर डालते हैं तो उसके बाद रिग्नार्ड बचता नहीं है। तो आप 2-2 फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस इस साल रिग्नार्ड में आप जरूर करें, 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस। ये भी एनसीईआरटी से है, ठीक है, थोड़ा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। हाँ 83, ये आपको क्या करना है, एस्टर से बेंजल्डिहाइड बनाना है ना। और शायद मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, हाँ वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, वो सब डाले थे। इसमें देखो खास बात क्या थी सर, ये जो है ना सवाल अपन जनरली क्लास में लिखते हैं डिबाल एच, है ना। अब कितनी अच्छी बात है उसने स्ट्रक्चर लिख दिया। डिबाल एच क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। इसको नॉर्मल हेक्सेन में रखते हैं पहले, इन नॉर्मल हेक्सेन। तो डिबाल एच बड़ा फेमस है। डिबाल एच किस लिए फेमस है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, वो एस्टर से बनाता है। और अगर यह साइनाइड होता ना उससे भी यही बनता है डिबाल एच से। और LH क्यों है, ये तो अल्कोहल बना लेंगे, NaBH4 इससे रिएक्ट नहीं करेगा और ये अल्कोहल बनाएगा। S2PDBSO4 ये तो अपना अगर अपन यूज करते हैं एसिड हैलाइड, मोर रिएक्टिव होता है तो अपन रोजनमोन रिडक्शन कर सकते थे। तो ये एनसीईआरटी से सवाल है। लेकिन इस सवाल से हमने क्या सीखा कि सिर्फ नाम नहीं, डिबाल एच, PCC ये सब क्या है, उनके स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए। तो जब भी आप नोट्स बनाएं, आप लिखें तो नाम के साथ स्ट्रक्चर बनाने की हैबिट डाल लें। ऐसा नहीं एक बार लिखें, हैबिट बना लें कि नाम के साथ स्ट्रक्चर लिखना है। चलो ये तो SN2 का रिएक्शन है कि भाई यहाँ पे क्या लगा है, इसमें करेक्शन है कुछ, है ना। यहाँ पे शायद आयोडीन था और यहाँ ब्रोमीन था। दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस, ठीक है। आयोडीन इज इसके SN2 ज़्यादा है क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है। आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। वैसे भी अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, लिविंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये लिविंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन पे है। तो ये सवाल इजी था, ये अपन कर सकते थे। हाँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ बोथ। अपने नोट से डिट्टो क्वेश्चन है सर, ये मैंने सेम करा रखा है। सेम डिट्टो। जो सर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं करा रखा हूँ, मुझे याद नहीं है, मैंने इतने सारे वो क्वेश्चंस कराता हूँ ना तो मुझे ध्यान नहीं है। डिट्टो करा रखा है, डिट्टो है सर, डिट्टो है ना, ठीक है। तो चलो उसका वो वीडियो भी थोड़ा डाल देना कि डिट्टो कहाँ से है, क्योंकि ना इसमें डिट्टो इसलिए है कि एडवांस में इस टाइप के सवाल आ रखे हैं, है ना। ये जो है ना 3 मेंबर ईथर वाला, ये थोड़ा सा नीट के बच्चों के लिए चैलेंजिंग था। ये इसलिए चैलेंजिंग था सर, इसमें क्या है कि जब अपन ये ईथर बनाते हैं, ये कार्य सेंटर है ना, तो कितने कार्य सेंटर है, 2। तो अब 2 कार्य सेंटर का मतलब मैक्सिमम कितने स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं, 4। तो अब अपने को बना के देखने चाहिए। तो मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ ड्रॉ, फॉर्मूला नहीं, ड्रॉ करो। फॉर्मूले भूल जाओ सब। पहले ये कौन सा बना हमारा, सिस। इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मीजो बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब दूसरा क्या लेंगे इसका, ट्रांस। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो इसकी क्या बनाएंगे, मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज बनाई थी, वेज बन गया और यहाँ ये डैश आए। तो इसके बनेंगे 3 आइसोमर, है ना। लोगों को जनरली लगता है कि एक स्ट्रक्चर बना है तो स्ट्रक्चर बनाने तो 2 बन जाएंगे, 4 भी बन सकते थे भाई। अगर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होते तो 4 भी बन जाते। एडवांस में भी आते हैं सर, ये एडवांस में भी आता है, ये एडवांस में आया हुआ सवाल है। तो पता नहीं नीट में वो मतलब क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई बात सीखी हमने, जब ऑप्शंस दे रखे हो ना तो थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑप्शन चेक करना चाहिए।
आपको हमेशा चेक करना चाहिए 11 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। आंसर 10 आ रहा है, बात अलग है, लेकिन जब आप ड्रॉ करो तो हो सकता है आप ड्रॉ कर रहे हो आंसर 6 आ रहा है, तो आपको लगेगा आंसर करेक्ट आ गया। करेक्ट तो आना ही है क्योंकि आंसर 10 है उसका, है ना। तो आपको सिस्टमेटिक बनाना है। कैसे? पहले एक 5 मेंबर रिंग, फिर 4 मेंबर रिंग, कार्य सेंटर, स्टीरियो और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों चेक करने हैं। कार्य सेंटर है तो 2 बनेंगे, ये कार्य सेंटर नहीं है 1 बनेगा, इसमें एक कार्य सेंटर है 2 बनेंगे, इसमें कार्य सेंटर है 2 और प्लस में एक में सिमेट्री है तो 3 बनेंगे, इसमें कोई कार्य सेंटर नहीं है तो इसका 1 ही बनेगा, है ना। इसका ज्योमेट्रिकल भी नहीं बनेगा ना, एक कार्बन पे 2 मिथाइल, ज्योमेट्रिकल भी नहीं बनेगा। ये भी सर काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर स्टीरियो। अगर ये स्टीरियो नहीं रहता है आंसर डिफरेंट हो जाता है। हाँ, अगर स्टीरियो नहीं रहता तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है ना। ईजी ऐसे हो जाता है कि भाई फिर तो ये हट गया DL, ये 1 हो जाता है ना। ये 5-4 क्यों लिखा मैंने? अच्छा, ऐसे नंबर लिखे होंगे, चलो। ये अगर नहीं होता तो ये 1 होता, ये 1 होता, ये भी 1 होता, है ना, फिर चेंज हो जाता। तो चलो ये भी सीखा कि जब आइसोमेरिज्म खत्म हो जाए, तो इस क्वेश्चन से क्या सीखा? आइसोमेरिज्म खत्म हो जाए तो सारे आइसोमर के मिक्स करते हुए क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी जितनी प्रैक्टिस हम चैप्टर में करते हैं ना, उससे डबल प्रैक्टिस चैप्टर खत्म होने पे मिक्स कॉन्सेप्ट की करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम नीट जैसे एग्जाम में बढ़िया क्रैक कर पाए। जो अगले साल नीट का एग्जाम देंगे उनके लिए डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, ताकि आप नीट का एग्जाम और अच्छे से कर पाए। घबराना नहीं है, अपने बेस्ट एफर्ट देने हैं, जो ऊपर वाला करेगा, यकीन मानना आपने मेहनत की है तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कई बार ऐसा लगे कि यार अभी मतलब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, मैंने इतनी तैयारी की। हमेशा तैयारी करते वक्त ध्यान रखो, टॉप पे जाना है, रोड पे दौड़ना है तो प्रैक्टिस पहाड़ पे दौड़ने की करनी है। जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, मैराथन दौड़ने रोड पे आते हैं तो क्या स्पीड में दौड़ते हैं, और जो रोड पे दौड़ने वाले जब पहाड़ में जाते हैं तो सांस उखड़ जाती है। तो प्रैक्टिस करते वक्त हमेशा अपने बेस्ट एफर्ट, मैक्सिमम जितना खुद को आप कर सकते हो उतना मेहनत कर सकते हो। डिफिकल्ट लेवल पे जाना है ना। मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आप सपाट रोड पे, जैसे साइकिलिंग, हम लोग साइकिलिंग करते हैं, रोड जब फ्लैट होती है ना, तो कल मेरा दिल्ली में एक फ्रेंड साइकिलिंग कर रहा था, कल उसने 6.5 घंटे साइकिल चलाई और 200 किलोमीटर साइकिल चलाई। कल मैंने भी 6.5 घंटे साइकिल चलाई, लेकिन मैंने कितनी चलाई? मैंने 6.5 घंटे चलाई, 145 किलोमीटर चलाई। ऐसा क्यों हुआ? नो डाउट वो मेरे से बढ़िया साइकिलिस्ट है, लेकिन एक चीज़ और थी, कल बहुत हवा चल रही थी कोटा और इधर हाईवे पे, कोटा बूंदी हाईवे पे। एक बार तो ऐसा लगा कि मैं चला ही नहीं पाऊंगा, तेज़ हवा थी, क्रॉस विंड थी और बाद में धूप भी आ गई थी, है ना, हर चीज़ आ गई थी। तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कम कर पाया, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन लगा कि मैं 6 घंटे टिका रहा, मैंने गिव अप नहीं किया। तो वही टेंडेंसी हमको एग्जाम में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अगर आपके नीट के 1-2 अटैम्प्ट हो चुके हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना चाहिए। मेरे पर्सनल व्यू है 1 या 2 अटैम्प्ट मैक्सिमम, 2 के बाद नहीं देने। और आप पहले से बहुत सारे अगर कर चुके हो तो आप आगे बढ़ जाओ, कुछ और चीज़ें पे प्लान करो। ये पढ़ाई आपके ज़रूर काम आएगी, ठीक है। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, 100% काम आएगी। सब्र करो, फ़ायदा ज़रूर होगा। सबको धन्यवाद देके आगे बढ़ जाओ। थैंक यू, जय हिंद।